के बीच बीजेपी घोटाले का सारा सच सामने आने का दावा कर रही है। इस घोटाले को शिवसेना से जुड़ा बता रही है। अब यह सुनिश्चित हो गया है कि जो अकाउंट का काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार का शिवसेना दल के नेताओं का काला चिट्ठा है, वह चिट्ठा वे कितनी भी कोशिशें करें उसे मिटा नहीं सकते। ये बदले हुए भारत में नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए कानून समान है। जिसने गलत किया है उन लोगों को जेल की सलाह के पीछे जाना होगा। माफिया पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के पश्चात अब माफिया नेता संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में। गोरेगांव पत्राचार 1200 करोड़ का घोटाला, वसई नायगांव 2000 करोड़ का घोटाला, अलीबाग में जमीन, दादर मुंबई में फ्लैट, विदेश प्रवास, दुबई में संजय राउत किससे मिले थे, ये सब चीजें जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है आर्थर रोड जेल में नवाज मलिक के पड़ोसी बनने का सम्मान संजय राउत को मिलेगा। दरअसल पूरा मामला पात्रा चौल के बिल्डर प्रवीण राउत से जुड़ा है। प्रवीण राउत को 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें 672 विस्थापितों को देना था, लेकिन 2011 में बिल्डर ने जमीन के कुछ हिस्से दूसरे बिल्डर को बेच दिए। 2020 में प्रवीण राउत का नाम पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में सामने आया। तब पता चला कि उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए लोन दिए। ईडी इसी लेन देन पर सवाल उठा रही है और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। पात्रा चौल मामले में ईडी ने संजय राउत के 5 करोड़ और उनकी पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। लेकिन ईडी की कार्रवाई की शुरुआत के बाद से ही संजय राउत हर आरोपों को नकार रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को वो बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। पात्रा चौल घोटाले में ईडी पहले भी संजय राउत से पूछताछ करना चाह रही थी। इसके लिए ईडी ने 27 जुलाई को नोटिस भेजकर संजय राउत को तलब भी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। छापेमारी के वक्त राउत ने सफाई दी थी कि एक जिम्मेदार सांसद के रूप में उन्हें संसद सत्र में भाग लेना है और इसलिए वो 20 और 27 तारीख को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी ओर से 7 अगस्त तक का वक्त मांगा गया है। अगर उस दिन ईडी की ओर से उन्हें तलब किया जाता तो वो अधिकारियों के सामने पेश होते। लेकिन 7 तारीख से पहले ही ईडी ने संजय राउत पर शिकंजा कस दिया है और इस कार्रवाई से महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। मुंबई से देव कोटक, दिव्येश विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। संजय राउत मतलब उद्धव ठाकरे के संजय। अच्छे दिन हो या फिर बुरे, संजय राउत हमेशा उद्धव ठाकरे की आवाज बने रहे। उद्धव ठाकरे का रुख संजय राउत के मैत्री से बाहर आने के बाद सामने आता रहा। अब उद्धव सत्ता से दूर हुए तो संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी के सवालों का सामना कर रहे संजय राउत यूं तो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक हैं, शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन उनकी पहचान इससे भी ज्यादा है। वो ठाकरे परिवार के ढाल हैं, उद्धव के सिपह सालार हैं। जब जब ठाकरे परिवार पर आफत आई, सवाल उठे, संजय राउत चट्टान की तरह खड़े मिले। भरोसा जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे।
उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना के नाते जो काम किया है उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगरपालिका हो, महानगर पालिका हो, लोकल बॉडी। उद्धव के खिलाफ जब अपनों ने बगावत का बिगुल फूंका तो संजय राउत डटे रहे, ठाकरे परिवार के भरोसे की आवाज बने रहे। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के यहाँ राजनीति करने आए, सरकार बचाने के लिए आए हैं। इलेक्शन कमीशन जाएंगे और कहीं जाएंगे, शिवसेना के सांसद तोड़ने के लिए बैठेंगे। अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है लगभग, लेकिन वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। जो शिवसेना से टूटे हुए लोग हैं, उनका जो गुट है, उसने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली शिवसेना की। हम लोग यहाँ बैठकर हंस रहे थे, महाराष्ट्र की जनता भी हंस रही है, मजा ले रही है, चुटकी ले रही है। और हमारी जो कार्यकारिणी है बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई हुई, उनको बर्खास्त कर दिया। ये पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की, ये शिवसेना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सब कुछ हो। आप लोग टूटकर बाहर चले गए, ठीक है, आपका एक अलग गुट हो सकता है, अब बाहर निकले, आप अपने गुट की राजनीति कर लीजिए, शिवसेना से पंगा मत लीजिए। बीजेपी शिवसेना के संबंध बिगड़े तो ठाकरे खेमे की आवाज संजय राउत ही थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने संबंधों के दरार के लिए राउत को भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है, समझ लीजिए। वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में, मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। संजय राउत ठाकरे कैंप की वो कड़ी हैं जो दिल्ली तक, विरोधी कैंप तक संबंधों के तार जोड़ते हैं। वो कभी राहुल गांधी के साथ दिख जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी के साथ। डेमोक्रेसी और जस्टिस से दो शब्द सरकार सुनना नहीं पाती। हमने चेयरमैन साहब से ये मांग की जेल में जाकर कि हमको भी सस्पेंड करिए, तो चेयरमैन साहब सरकार की तरफ देखकर बोलते हैं कि उनसे कहिए कि आपको सस्पेंड करिए। उसका मतलब चेयरमैन का अधिकार तो है वो सरकार के पास है। सरकार चाहेगी तो सस्पेंड करेगी और सरकार चाहेगी तो योग करेगी। आज तक के इतिहास में हमारे डेमोक्रेसी में ये इसी दिन हमने कभी देखने को नहीं मिला था। डेमोक्रेसी और जस्टिस की मांग करने वाले हमारे 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। आज हम यहाँ चल कर आए, हम सब 12 दिनों से महात्मा गांधी जी के चरणों में बैठे थे और आज दूसरे गांधी के साथ चलकर हम यहाँ तक आए हैं। संजय राउत तब भी मुखर थे जब ईडी सुशांत राजपूत केस की जांच कर रही थी और सवाल आदित्य ठाकरे पर किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत पटना में कहाँ रहता था, उसकी फैमिली क्या कर रही है, वो आज राजनीति करने वालों को उसका आता पता भी नहीं होगा, भूल जाएंगे सब। सुशांत सिंह पटना से मुंबई में आया था, मुंबई में रहता था। सुशांत सिंह को जो भी कुछ मिला है, चाहे पैसा, फेम, काम, मुंबई ने दिया है सब कुछ। वो मुंबई का लड़का था, पटना का कब बन गया? यही कारण है कि केंद्र की एजेंसी का संजय राउत के घर तक पहुंचने के सियासी मायने काफी हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर वो मामला क्या है जिसे लेकर ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची। मामला पात्रा चौल के बिल्डर प्रवीण राउत से जुड़ा है। प्रवीण राउत को 3000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इनमें 672 विस्थापितों को देना था, लेकिन 2011 में बिल्डर ने जमीन का कुछ हिस्सा दूसरे बिल्डर को बेच दिया। 2020 में प्रवीण राउत का नाम पीएनसी बैंक घोटाले की जांच में सामने आया। तब पता चला कि उनकी पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख लोन दिए।
ईडी इसी लेन देन पर सवाल उठा रही है और इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। पात्रा चौल मामले में ईडी ने संजय राउत के 5 करोड़ और उनकी पत्नी की 2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। पंकज उपाध्याय, देव कोटक के साथ साहिल जोशी।